नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। बजट से हर किसी को उम्मीदें होती हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से किसी न किसी तरह की राहत मिले। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि सरकार मिडिल क्लास, किसान और बुजुर्गों को बजट में क्या राहत दे सकती है और कोरोना महामारी को देखते हुए हेल्थ केयर सेक्टर की मजबूती के लिए क्या कदम उठा सकती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमिताभ तिवारी जी। स्वागत है आपका। नमस्ते आपके दर्शकों को मनीष जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। 1 फरवरी अब ज्यादा दूर नहीं है और वैसे में मिडिल क्लास की जो चाहते हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो काफी बढ़ी हुई हैं। वैसे भी बजट से उनको काफी उम्मीदें रहती हैं, खासतौर से इनकम टैक्स में रियायत को लेकर। तो बजट 2022 में मिडिल क्लास को क्या राहत मिलने की उम्मीद है आपके हिसाब से? देखिए, बजट से तो सबको उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोविड में हमने ये भी देखा है कि लोगों की जो इनकम भी जो है वो भी गिरी है, काफी जॉब लॉसेस हुए हैं। तो सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास जो है उसको ये तो उम्मीद है कि उसका जो नेट टेक होम सैलरी है या जो इनकम है वो बढ़ना चाहिए। अब सरकार जो है क्या क्या कर सकती है इसको बढ़ाने के लिए, यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि पिछले साल पहली बार शायद पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हुआ है इंडिया। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि इंडिविजुअल्स को शायद एक राहत देने की जरूरत है। तो सबसे पहली जो बात है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जा सकती है, जो अभी लगभग 50,000 है, इसको बढ़ा करके 1 लाख किया जा सकता है, या फिर इसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के हिसाब से भी इसकी एक लिमिट बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अभी ये जो 50,000 है, ये कि ब्लैंकेट डिडक्शन है और अलग अलग शहरों में जो ऑफिस जाने वाने का जो खर्च है वो अलग होता है। दूसरा, थोड़ा अगर इनोवेटिव बजट सीतारमण जी पेश करना चाहेंगी तो एक वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन भी दिया जा सकता है, क्योंकि लोग आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उससे ये हुआ है कि हमारे जो घर के जो बिजली बिल है, एसी बिल है, पानी का बिल है, चाय कॉफी का बिल है, वो बढ़ गया है। और ओमिक्रॉन के बाद आज भी बहुत सारे लोग घर से ही काम कर रहे हैं। तो एक वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन वन टाइम 20-25 हजार का भी दिया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि क्या इनकम टैक्स में रियायत दी जा सकती है, ठीक है। ये भी एक वन टाइम 25% रिलीफ ऑन टैक्स लायबिलिटी, ये एक इस साल, क्योंकि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईयर है जहां पे 2 सालों के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी आई है इकोनॉमी में, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 25% लगभग 1 लाख करोड़ का ये अमाउंट होता है। और जब भी हम ये सोचते हैं कि जब ये रियायत मिलती है तो इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, होगा ये कि जब 1 लाख करोड़ रुपए हमारे आपके जेब में, सब लोगों के जेब में बचेंगे, तो हम लोग जाके उसको स्पेंड करेंगे। जब उसको स्पेंड करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी देंगे, उसके ऊपर कंपनीज इनकम टैक्स देगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भरपाई वो भी हो जाती है। होम लोन की अगर हम बात करें तो होम लोन पे जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन है, इसको या तो बढ़ाया जाना चाहिए या तो इसको एक्चुअल कर देना चाहिए कि जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो उसको आप एज एन इनकम डिडक्शन यूज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है, जो कि सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है इंडिया में, उसको एक बढ़ावा मिल सकता है। अभी जो हम कार खरीदते हैं और अगर लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट डिडक्टेबल नहीं होता है, जबकि अगर कॉर्पोरेट्स व्हीकल्स खरीदती हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो उनके इनकम से माइनस हो जाता है। तो एक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी के तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए व्हीकल लोन्स, जो भी कार इस साल खरीदी जाए उसके ऊपर इंटरेस्ट भी माफ किया जा सकता है एज इन। और छठा मेरे हिसाब से ये है कि अगर कुछ लोग ऑप्शनली ये चाहें कि 1 साल तक अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बंद करना चाहते हैं ताकि उनकी जो एक नेट इनकम है वो इंक्रीज हो, तो वो भी सरकार को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ये काफी वॉलंटरी है और इससे सरकार के आमदनी पे कुछ खास
फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 5-6 चीजें हैं जो कि अगर इसमें से एक दो भी प्रोवाइड की जाए तो ना सिर्फ इनकम इन द हैंड ऑफ सैलरी क्लास या मिडिल क्लास बढ़ता है, इससे डिमांड को भी एक बूस्ट मिलता है। जब डिमांड को बूस्ट मिलता है तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट किक इन होता है इकोनॉमी में, क्योंकि इंडिया आज भी एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है चाइना की तरह। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी उसके बाद कॉर्पोरेट्स जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उससे जॉब क्रिएशन होगा और उससे ये साइकिल जो है हमारा ग्रोथ की तरफ निरंतर बढ़ता जाएगा। तो एक बात यहाँ पर पूछना चाहेंगे अमिताभ जी कि आपने दो बातें कही हैं। अगर ये बजट में प्रस्ताव पेश किया जाता है इस संदर्भ में, जैसे हम लोगों का तो अनुमान है, आपने भी अनुमान जताया है कि एक WFH के लिए डिडक्शन कि जो खर्च हो रहा है वो लमसम कुछ अमाउंट डिडक्टेबल हो जाए इनकम टैक्स स्लैब में, और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन के आपने बढ़ने की बात कही है कि ये बढ़ाया जा सकता है लोगों को राहत देने के लिए। अगर ये दोनों चीजें बढ़ती हैं तो टैक्स आउटगो जो है इंडिविजुअल का, एक सैलरीड क्लास का, वो कितना घट जाएगा? अब ये तो अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर है, बट एक हिसाब से अगर 50,000 से 1 लाख अगर ट्रांजेक्शन हो जाए तो 50,000 तो हर एक आदमी का सेव हो ही जाएगा, विच इज 4,000 पर मंथ। और अगर 25,000 वर्क फ्रॉम होम मिल जाए जी। डिडक्शन तो उसमें भी 2,000 पर मंथ, तो लगभग 6,000-7,000 रुपए पर मंथ लोग सेव कर सकते हैं। और इसका जो सरकारी खजाना है इसके ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 50,000 से 1 लाख बढ़ाया जाता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ लगभग 6,000 करोड़ का होगा, जो कि बहुत मामूली अमाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है, तो बात किसानों की करते हैं। किसानों को भी बड़ी उम्मीदें होती हैं बजट से, और 2015-16 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य तय किया था कि 2022-23 तक किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी की जाएगी। हालांकि कोरोना वायरस जो है इस लक्ष्य में एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या उम्मीद है कि बजट 2022 में किसानों को किस तरह की राहत दी जा सकती है? मुझे लगता है किसानों को तो बहुत राहत की जरूरत है, और इस बार हो सकता है कि जो पीएम किसान निधि में जो 6,000 रुपए पर ईयर किसानों को दी जाती है उसका ये अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 6,000 रुपए पर मंथ सिर्फ 500 रुपए में ट्रांसलेट होता है। तो इसको अगर 12,000 रुपए कर दिया जाए तो लगभग 1,000 रुपए पर मंथ होता है। इसका जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 1,31,000 करोड़ है पिछले साल का। तो ये डबल होगा तो लगभग इतने का भार और हमारे बजट पे हो जाएगा। लेकिन हमारे अन्नदाता के लिए आई थिंक ये एक जेस्चर रहेगा। पॉलिटिकली भी एक ये मूव काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि किसान जो है काफी नाराज रहे हैं सरकार से फार्म बिल्स को लेकर के। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें जो एक बहुत बड़ा जो एक जो कमी है वो ये है कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे वेयर हाउसिंग या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो सब्जियां हैं, किसान जो है वो स्टोर नहीं कर पाते हैं, और अधिक उत्पाद हो जाने पर उसको हमने कई बार देखा है कि वो रोड पर गिरा देते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसका प्राइस उनको सही नहीं मिल पा रहा होता है। तो जैसे कोविड में हमने देखा है कि ऑक्सीजन प्लांट्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं, मेरे हिसाब से अब सरकार को कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेयर हाउसिंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पे किसान एक नॉमिनल अमाउंट पर नॉमिनल रेंट दे करके अपना सामान जो है स्टोर कर सके, और जब कीमतें बढ़े तभी वो जाकर के अपना सामान जो है बाजार में बेच सके। तो ये मेरे हिसाब से ये दो दो चीजें हैं जो सरकार को जरूर करनी चाहिए। तीसरी बात जो है कि कोविड में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, और उसके बाद क्या होता है कि खास करके जो गरीब वर्ग के लोग हैं या किसान हैं उनकी फैमिलीज पे बहुत फाइनेंशियली एक डेवस्टेशन हो जाता है हमको। तो यहाँ पे तो हर एक किसान को भारत सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की एक जीवन बीमा कर देनी चाहिए, और उसका प्रीमियम सरकार को बताना चाहिए। कुछ लोग इसमें ऑलरेडी कवर्ड है अलग अलग स्कीम्स के तहत, लेकिन जो जी। किसान ऑलरेडी कवर्ड नहीं है उन स्कीम्स के तहत, उन किसानों को ये फायदा भारत सरकार को पहुंचाना चाहिए।
अभी जो मतलब नॉमिनल अमाउंट पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, वो तो है ही, सबके लिए है, कोई भी ले सकता है। तो इसके अलावा क्या बजट से उम्मीद की जा सकती है कि किस तरह का मतलब किस तरह की जीवन बीमा पॉलिसी किसानों के लिए आ सकती है? तो मेरा कहने का मतलब है कि 5 लाख की एक पॉलिसी का प्रीमियम भारत सरकार ही भर दे सब लोगों की। देखिए, नॉमिनल से ये होता है कि नॉमिनल तो है, लेकिन क्या किसान उसके अंदर रजिस्टर हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ तो जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि जो रिस्क है किसानों के परिवार के ऊपर वो मिटिगेट हो। और वो तभी होगा जब भारत सरकार खुद ही इसका एक भार उठा ले और दूसरे एवेन्यू से इसका जो अमाउंट है वो रेज कर ले। जी। अब एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि सरकार बजट 2022 में छोटे छोटे शहरों में निर्यात हब बना सकती है। तो अगर किसान के नजरिए से देखें तो उन्हें इसका क्या फायदा होने वाला है? हाँ, इसका भी बहुत फायदा में होगा। और जो हमने डिस्कस किया है कि वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी से भी ये लिंक है। यूपी में एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम काफी भी फेमस हुआ है, काफी चल रहा है। इससे ये होगा कि किसान सिर्फ भारत के जो डोमेस्टिक मार्केट है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, और उसको एक फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी जिससे वो अपना जो सामान है या हमारा जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो बाहर के देशों में निर्यात किया जा सके। इससे जो किसानों की जो आय है वो भी बढ़ेगी, और हमारा जो लक्ष्य है किसानों की इनकम को दुगना करने का, उसमें भी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और एक 5 वर्षीय प्लान के तहत इसको हर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी। अब बात करते हैं बुजुर्गों की, वरिष्ठ नागरिकों की। उन्हें भी बजट से अपने लिए राहत की उम्मीद होती है। उनका टैक्स आउटगो जो है वो घटे और जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त साधन उनके पास हो, पर्याप्त आर्थिक मतलब पर्याप्त रकम उनके पास हो, यही उनकी अपेक्षा होती है। बजट 2022 में सरकार वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह के राहत दे सकती है? टैक्सेशन के मामले को लेकर, हेल्थ केयर के मामले को लेकर, पेंशन वगैरह को लेकर किस तरह के राहत दे सकती है? आपको क्या उम्मीद है? सीनियर सिटीजन्स को कुछ गिव बैक करने का टाइम है, और उनका जो इनकम है वो पूरी की पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। इसका जो इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। लगभग 50,000 करोड़ सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो इनकम टैक्स भरते हैं, और ये टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन का सिर्फ 10% होता है। हाँ, अगर सरकार किसी कारण से ये नहीं कर पाती है तो हमें ये देखना होगा कि सीनियर सिटीजन की लाइफ में मोस्टली इनकम क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर साइड पे एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसकी लिमिट अभी 50,000 है, उसको हमें 1 लाख कर देना चाहिए। एक हेल्थ एक्सपेंडिचर की एक लिमिट है 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए में कुछ होता नहीं है आज के डेट में किसी भी हॉस्पिटल में, उसको 3 से 5 लाख कर देना चाहिए। और इनकम साइड पे अगर हम देखें तो इनकम साइड पे इंटरेस्ट इनकम जो एफडीज के थ्रू होता है एक बहुत बड़ा इनकम है उनके लिए। तो ये अभी 50,000 तक एग्जेम्प्ट है, इसको भी हमें 1 लाख तक कर देना चाहिए। पेंशन इनकम सीनियर सिटीजन का टैक्सेबल है, इसकी भी एक लिमिट निर्धारित कर देनी चाहिए। उसी तरह से डिविडेंड इनकम भी टैक्सेबल है, उसकी भी एक लिमिट निर्धारित कर देनी चाहिए। और एज अ सोसाइटी जो सीनियर सिटीजन तीर्थ या पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयज को एक एलटी अलावेंस हर 4 साल में मिलता है, एक हम्म। लिमिट सीनियर सिटीजन को पिलग्रिमेज के लिए भी हर साल मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें 15 लाख तक सीनियर सिटीजन अगर इन्वेस्ट करें तो उसमें एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के डेट में मिलता है। आज वो शायद 7.4 या 7.1% है। ये लिमिट भी बढ़ा करके 25 लाख रुपए करते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की, कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में सरकार क्या कर सकती है। कोरोना वायरस ने यह एहसास करा दिया है कि एक मजबूत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी अहमियत है। केंद्र सरकार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किस तरह के कदम उठा सकती है ताकि छोटे छोटे शहरों तक भी बेहतर हेल्थ केयर सुविधा पहुंचे? इसमें भी अगेन हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और हमारा जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर है जीडीपी का वो सिर्फ 2.5 या 3% है, और उसको मिनिमम 5% तक ले जाने की जरूरत है। तभी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हेल्थ केयर सेक्टर में होंगे। और जो गांव गांव शहर शहर छोटे छोटे गांवों में जो हॉस्पिटल्स या और अन्य उपकरणों की जरूरत है
वो वहां पर लगाई जाएंगी। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ पर जहाँ भी सरकार की सुविधाएं नहीं है वहां पर सरकार को प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके लोगों को, गरीब लोगों को फ्री इलाज की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। आयुष्मान भारत में ऑलरेडी 5 लाख की एक लिमिट है, जी 5 करोड़ गरीब परिवारों को, लेकिन ये जो अमाउंट है ये भी मुझे लगता है थोड़ा कम है, और कवरेज भी इसकी लो है। तो उस हिसाब से ये जो इसका जो कवरेज है वो बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से धीरे धीरे भारत को अन्य डेवलप्ड कंट्रीज की तरह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, हमने ये भी देखा है कि कोविड में 5-5 लाख की जो लोगों के पास नॉर्मली हेल्थ कवरेज होता है वो कितना कम रहा है। एक मतलब फ्लू के लिए 10 लाख 15 लाख लोगों को स्पेंड करना पड़ा है हॉस्पिटल्स में, विच मीन्स कि लोगों को खुद अब हेल्थ कवरेज जो उनका है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और जो लिमिट है 25,000 की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की एटीडी के अंदर, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपए तक कर देना चाहिए, ताकि लोग जो है अच्छी तरह से अपने और अपने फैमिली के हेल्थ के कवरेज के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकें और अपने आप को अच्छे से कवर कर सकें। इसी के साथ आज का जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम जो है वो हम समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं। बजट से बड़े उद्योगों के साथ ही आम जनता को बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी के पिटारे में विभिन्न सेक्टर्स के लिए राहत की क्या बात है, इसका खुलासा तो 1 फरवरी को ही होगा। बजट से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहें जागरण डॉक्टरों के साथ। जागरण डायलॉग्स का यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। अमिताभ जी, आपका और अपने सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।